Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. पेपर थर्ड में देखिए पेज नंबर 126। अब तक सारा क्लियर है आप लोगों को जितना कराया है? बोलो भाई। समझ आ रहा है सबको? जी मैम, हल्का हल्का। देखिए पेज नंबर 126 देखिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं? ये आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स वन वर्ड के होते हैं या मल्टीपल चॉइस के आते हैं या ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जैक्ट उसका आंसर होगा तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, अगर नहीं पता होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। जो आपके जो रिजल्ट होता है वो आपको भी पता चल जाता है। जैसे हम ये कहें कि कोई भी कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं और सभी कंपटीशन टेस्ट के अंदर हमें इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं और उसी में कोई एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि मैंने अच्छा लिखा था, उससे बेटर लिखा था, मेरा कंटेंट अच्छा था, इस तरह से नहीं हो सकता। ये सभी के लिए सेम होता है और एग्जैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे हमें कहें कि दोष थे, तो उनको दूर करने के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि हम ये कहें कि एक तो इनको करने में आसानी रहती है और इनका मूल्यांकन करने में भी आसानी रहती है। और ये हम आजकल ये कहें कि न्यू टाइप टेस्ट शुरू हो चुके हैं जिससे एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो हमें कहें कि दिए जाते हैं जो एक तरह से वेरीफाई होते हैं, टेस्टिंग होती है। दूसरा इसके अंदर विश्वसनीय है और वैलिड है ये। ठीक है, जांच करना हमें एक तरह से इनको अंक सबके समान होते हैं, ये नहीं कह सकते आप इसको ज्यादा दे दिए उसको कम दे दिए, इस तरह से नहीं होता है। इसके कोई भी दो, वैसे तो दो ही डेफिनेशन दे रखी है, इन दो डेफिनेशन में से कोई भी एक कर लो या दो कर लो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट कौन कौन से कितनी तरह के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट आएगा रिकॉल टाइप क्वेश्चन। रिकॉल टाइप क्वेश्चंस के अंदर जैसे हम ये कहें कि मान लो अगर आप, वैसे तो हम डेली वन वर्ड के क्वेश्चंस क्लासरूम में इवेल्युएशन करते वक्त पूछते हैं। जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ तो मैंने उसमें से क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिया कि ये देखना कि बच्चों को कितना समझ आया, कितना नहीं आया और कितने बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, वो वन वन वर्ड के अंदर ही होते हैं। जैसे मान लो मैंने अगर कुछ भी लगा लो कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि वो कब आई थी, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है, उन्होंने कहाँ पर पहले राज किया,
इस तरह से हम धीरे धीरे मतलब कि अगर उनके बारे में बता रहे हैं, ब्रिटिश शासन के बारे में बता रहे हैं, तो उनसे वन वर्ड के क्वेश्चन सारे पूछ लेना। तो ये क्या है, रिकॉल टाइप के प्रश्न आते हैं जिसके अंदर हमारी मेमोरीज जो है वो देखी जाती है कि आपको कितना याद है। उससे डायरेक्ट प्रश्न जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ही आंसर आप लोगों को, एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को देने होते हैं। जैसे आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, भारत कब स्वतंत्र हुआ, बाघड़ा डैम जो है बांध है किस राज्य में स्थित है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये एग्जैक्ट आंसर ही आप लोगों को देने हैं। फिर है वाक्य पूर्ति सेंटेंस। वाक्य पूर्ति सेंटेंस भी एग्जैक्ट होते हैं लेकिन इसका जो टाइप्स है वो अलग हो जाएगा इसमें, यानी एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में जो होते हैं, एग्जैक्ट आपको फिल करने होते हैं, वो आ जाएगा इसमें। फिर आता है इसमें क्लासिफाइड क्वेश्चंस। क्लासिफाइड क्वेश्चंस के अंदर और एक जैसे कोई चित्र बना के दे दिया या कुछ भी एक डायग्राम बना के दे दिया, तो आपको रिकॉग्नाइज करना उस चीज को और उससे अलग अलग क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा होगा, पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिक्चर बनी हुई आ गई, 5th 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर ये आते हैं कि आपके जैसे इंग्लिश में भी आ सकते हैं, हिंदी में भी, हिस्ट्री में भी, किसी भी सब्जेक्ट में। तो वो टीचर क्या करते हैं, किसी भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स की, मोनूमेंट्स की पिक्चर्स दे दी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, ये पिक्चर कहाँ, ये पिक्चर किसकी है, ये कहाँ पर एस्टेब्लिश है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा राजा था। तो इस तरह से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं कि बच्चों की मेमोरीज कितनी ज्यादा है, बच्चों को याद है या नहीं है, टॉपिक उनको क्लियर है या नहीं है, इस बारे में पूरा उनको पिक्चर्स दिखाकर उनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम ये कहें कि आपको पूरा पूछा जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फिर नीचे गए, जैसे दिए हुए क्वेश्चंस हैं, जहांगीर बाबा का पुत्र था, हाँ या ना के अंदर आंसर देना है आप लोगों को। चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा की, सॉरी, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, जिसमें आप, एक मिनट, आगे देखिए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस के अंदर जैसे हम कहें कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उन चारों में से कोई आपको एक टिक करना है। फिर है मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम कहें कि 10-10 की कैटेगरी आ जाती है आपको। एक तरफ जैसे यहाँ दे रखा है, आप लोगों के राज्य दे रखे हैं, राजधानियां दे रखी हैं, तो राज्य के अकॉर्डिंग राजधानियों को मैच करना है। फिर आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिसके अंदर जैसे फिल दे रखा है उसको आपको फिल करना है और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक करना है। एज इट इज ही मल्टीपल चॉइस के अंदर ही आ जाएगा ये। फिर है एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये जो भी ये क्वेश्चंस आता है आपको इवेल्युएशंस का, कि इसके किस तरह से आपको, ये वाला क्वेश्चन है ना जो हमने स्टार्टिंग से किया था, देखो पेज नंबर 122 पे देखो, इवेल्युएशन डिवाइसेस की बात कर रहा है। इवेल्युएशन डिवाइसेस के अंदर हम यही लिखेंगे, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपको बताना है निबंधात्मक परीक्षाएं,
और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। लिखित परीक्षा के अंदर उसमें जितने भी आते हैं निबंधात्मक, लघुआत्मक और ये वाले प्रश्न आ जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएंगे, जिसके अंदर आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाती है इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज देखिए, इन वैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये वैलिड है, क्योंकि सेम एग्जैक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, एग्जैक्ट आपको आंसर देना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल, इससे आप अपने स्टूडेंट्स को क्लासिफाइड कर सकते हो कि कौन सही से उत्तर दे रहा है, कितने को समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, इस तरह से। दिस टेस्ट आर रिलायबल, विश्वसनीय है। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि आप, अगर हम कहते हैं ना सेम टेस्ट बच्चों के लिए ले रहे हो, तो पूरी क्लास के अंदर आप सेम बच्चों को बता देते हो कि ये प्रश्न 50 क्वेश्चंस जो हैं ये सेम आने वाले हैं, सब बच्चों को आपने सेम दे दिए प्रश्न, उसके आंसर दे दिए, ये याद करके आ जाना, इसमें से कोई भी 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये विश्वसनीय है कि हमने सब बच्चों को दे दिए। वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, विश्वसनीय है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलबिलिटी, व्यवहारिक है, यानी इसके अंदर हम ये कहें कि इजिली हम इसके अंदर मूल्यांकन कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड बना सकते हैं, कंप्यूटर से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे आजकल के टेस्ट सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, सब कुछ हम इसको इजिली चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइसिंग द इवैल्यूएटर, यानी शिक्षक को धोखा देने की संभावनाएं कम रहती हैं। वन वर्ड का है, टीचर को धोखा नहीं दे सकते हो, आप चीट नहीं कर सकते हो। और प्रश्नों के लंबे लंबे उत्तर हम ये कहें कि आप किस तरह से बैठे बैठे, कई बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चंस को लिखी जा रहे हैं, ऐड करी जा रहे हैं, अपने व्यूज दी जा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है। नो प्लेस फॉर इररेलेवेंट फैक्टर्स, यहाँ पर हैंडराइटिंग स्पीड, या हम कहें कि कोई भी ब्लफिंग, यानी आप कोई भी इस तरह से नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट आपकी स्पीड, मतलब कि पढ़ने की और आपकी मेमोरीज की, इनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है लैंग्वेज डिफिकल्टीज आर नॉट इम्पिडेंट्स, यानी भाषा संबंधी त्रुटियां जो है बाधक नहीं है, लंबे लंबे प्रश्न नहीं लिखने पड़ेंगे आपको। आपको कई बच्चों को लिखना नहीं आता है, कि कई बार बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती है, कई बच्चों को पूरा सेंटेंस एक लाइन में नहीं आता है, तो वो भी बड़ी इसमें डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। बच्चों को थकावट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते लिखते, कई बच्चे कहते हैं ना और नहीं लिखा जा रहा, हाथ दर्द कर रहा है, इतना लेंथी पेपर कैसे करें, आज तो बहुत ही लेंथी पेपर आया हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर टायर्ड होने वाला नहीं है। बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रहती है, एक अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट है अच्छे गुणों का विकास होता है, इसमें अच्छे विचारों का, अच्छी ऑब्जर्वेशन का, और संक्षिप्त का वहां है, मैम उधर उधर ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स की एडवांटेज है। क्लियर सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कुछ पूछना है तो, फिर हम डिसएडवांटेज करते हैं इसकी। डिसएडवांटेज में देखिए कि उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं की अवहेलना, यहाँ रीजनिंग, थिंकिंग, एक्सप्रेशन, और हम ये कहें कि इस तरह के विचार नहीं आते हैं, इमेजिनेशन पावर नहीं चल रही है, ये सारी चीजों पे रोक लग गई है एक किस्म से, क्योंकि आप लोगों ने एग्जैक्ट आंसर देना है, आप लोगों के विचार बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या होता है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अगर कोई कोई चीज आपने पढ़ी है, तो उसमें कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे कि आप अपने विचारों में इसको बताइए, अगर आप उस जगह होते तो आप किस तरह से रिएक्ट करते, या आप क्या इम्प्रूव करते, या आपके सजेशंस क्या हैं, तो आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ लिमिटेड हो गया है, एक बाउंडेशन हो गई है, यहाँ आपके विचार नहीं आ रहे, रीजनिंग नहीं आ रही, थॉट्स नहीं आ रहे, इमेजिनेशन पावर नहीं हो रही है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो यहाँ पर मानसिक क्रियाओं की अवहेलना हो रही है। सेकंड है प्रश्नों का निर्माण करना कठिन हो जाता है,
कि इन परीक्षाओं के लिए कितने प्रश्न, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाते हो और आप कहते हो इसमें से 10 एक तो आएंगे ही, 10 नहीं आएंगे, कई बार 5 आ जाते हैं, कई बार पेपर रिपीट हो जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा उस ईयर का आया हुआ है, उससे अगले ईयर का आया हुआ है, इन तीनों को मिला के आया हुआ है। लेकिन प्रश्नों का निर्माण करने के लिए आना उसी में से है, लिमिटेड हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसको कई बार घुमा फिरा के उस चीज को दे देते हैं, फिर हमारे उसमें ये हो जाता है कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से आ गया, और जब हम देखते हैं तो फिर वही प्रश्न होता है, लेकिन उनको निर्माण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नकल करने की अधिक गुंजाइश रहती है, छोटे प्रश्न है एक दूसरे से इजीली पूछ सकते हैं, क्योंकि लेंथी जो होता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर एक्सप्लेनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे को बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें इजीली हो जाता है। अनुमान कार्य और धोखे को प्रोत्साहन मिलना होता है, यहाँ पर आप कई बार आपने देखा होगा, आप आपस में भी डिस्कस करते होगे, यार उसको तो कुछ नहीं आता था, पता नहीं कैसे पास हो गया, उसके सारे आंसर ठीक हो गए, हालांकि मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी फिर भी मेरे नहीं आए इतने मार्क्स, उसके कैसे आ गए। तो यहाँ पर एक तरह से हमने कहे कि कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं और उसका कई बार कहते हैं ना उसका तुक्का सही फिट हो गया, उस तरह से। फिर है खर्चीली एवं अत्यधिक समय लेने वाली है, ये सबको पता है कि ये बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आती है, खर्चीली है, समय लगता है। और फिर ये है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है, ये हम ये कहें कि एक पूरी तरह से हम इसको मनोवैज्ञानिक वे से हम इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक बच्चे का इंटरेस्ट लेवल होता है, और हर चीज को समझने का तरीका होता है, वो बच्चा किस तरह से उस चीज को समझ रहा है, कोई उस टाइम समझ रहा है कोई नहीं ले रहा है। और हर एक क्लास के अंदर हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो उन कईयों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट वर्ड का आंसर नहीं दे सकते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। फिर है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निदानात्मक नहीं है, यानी इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, बच्चे को एग्जैक्ट ही याद करना पड़ेगा, हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम उनको तर्क वितर्क कहीं भी नहीं लगा सकते, कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि आप इस तरह से कर सकते हो, एग्जैक्टली आपको इस तरह से करना होगा। कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है इसको करवाने के लिए, एग्जैक्टली एक टीचर को खुद को पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरे बच्चों को एग्जैक्टली बताएंगे। अब कई बार हम क्या कहते हैं कि ठीक है कंपटीशन की तैयारी करनी है, हम खुद कर सकते हैं, हमें सबको पता है ये सिलेबस आना है, फिर भी हम कोचिंग लेते हैं, इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, हम पूछते हैं जो ट्रेनर होते हैं और टीचर इतने टाइम से, फिर हम ये देखते हैं कितने टाइम से वो टीच कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने इतने टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, उनको नॉलेज है, उनको पता है। तो ये क्या है, एक तरह से हम कहें कि जो ट्रेंड होते हैं एफिशिएंट पर्सन होते हैं वही कर सकते हैं, अदरवाइज हर किसी के बस की बात नहीं है। और एक तरह से हम ये कहें कि निबंधात्मक परीक्षाओं की भांति वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी चरित्र निर्माण के पक्ष की जांच नहीं करती है, यहाँ पर कोई भी हम उसकी कैटेगरी कई बार ये एक हम कहें कि एक तरह से सच्चाई है, एक तरह से हम ये कहें कि हम फेस करते हैं इस चीज को। कई बच्चों की आप ये देखो ना, क्लास में बच्चा रिस्पॉन्स बहुत दे रहा है, बच्चे से कितना भी कुछ क्वेश्चन पुट कर लो वो आंसर दे रहा है, लेकिन उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे को नॉलेज नहीं है, इसको पता नहीं है। ठीक है, एक बच्चा लिखने की स्किल बहुत अच्छी है, वो एक्सप्लेनिंग बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसका वे ऑफ राइटिंग बहुत अच्छा है, और एक दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसको फुल नॉलेज है लेकिन राइटिंग स्किल उसकी नहीं अच्छी है। तो एक तरह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम उसको एक करेक्टर बिल्ड कर सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये डाउन है, या इसको नहीं आता है कुछ, इस तरह से नहीं है। तो इसमें इस प्रकार की परीक्षा ज्ञान की दोहराई की परख करने में सक्षम नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप छात्र पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों व साहित्यिक पुस्तकों की अवहेलना करते हैं। दैट्स मीन्स हम एग्जैक्टली हर एक बुक के वन वर्ड क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आप क्या कहते हो कि कौन सी बुक हायर करें, हम डीपली उस तक नहीं जाते, हम हमेशा वन वर्ड तक ही रह जाते हैं। तो ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
देख लो एक बार, 2 मिनट देखो आप टॉपिक को। मैम हम लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। नहीं बेटा, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे ही ये इवैल्यूएशन के डिवाइसेस हैं वो कराए हैं। आप लोगों के 4 4 मार्क्स के आएंगे। पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपल्सरी होता है। होता वो 16 नंबर का ही है, लेकिन पार्ट आते हैं उसमें 4 4 नंबर के 4 पार्ट आते हैं, और वो कंपल्सरी होता है, वो करना जरूरी होता है। और बाकी आप कोई भी 4 कर सकते हो। तो 5 प्रश्न करने होते हैं आपको। मैम अगर हाँ बोलो। मैम अगर हम इसमें लेवल की बात करें जो हमने लर्निंग लेवल सीखा था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो वस्तुनिष्ठ को हम मेमोरी लेवल में रखेंगे या अंडरस्टैंडिंग में? आई थिंक मैम मेमोरी लेवल में होगा शायद, लेवल में रखेंगे बेटा। क्योंकि इसमें, हाँ क्योंकि इसमें रटने की ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, मेमोरी लेवल की बात देखो, हमने इस पॉइंट पे की है, याद हो तो आप लोगों को मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ मैम, और ये जो निबंधात्मक है उसे हम जैसे विचार युक्त मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल में रख सकते हैं। वो देन अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल है, हाँ जी, एंड रिफ्लेक्टिव भी इसमें आ जाएगा, ये ऐड हो दोनों जाएगा। ही आ जाएंगे इसमें। ओके मैम। और कोई? मैम ये 4 5 पेपर है, वो दोनों बुक में है, तो उसको किस प्रकार से तैयारी करना होगा, उसका किस प्रकार से एग्जाम होगा? 4 5 पेपर हैं, 2 बुक हैं, क्या कह रहे हो आप? मतलब हम लोग का, हमारा जो जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र है और एक है भौतिक विज्ञान का हो शिक्षण जाएगा शास्त्र। बेटा, सिलेबस इसके एक बार दोनों पे लिखा थोड़ा। हुआ है 4, दोनों पेपर 4 और 5 लिखा हुआ है, इस पर भी लिखा हुआ है पेपर 4 और 5, बेटा उन दोनों बुक पे। एक बार ये ना, आप लोगों का ये सेकंड पेपर, थर्ड पेपर कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट पेपर जी। हो ही गया ऑलमोस्ट आप लोगों का। थर्ड पेपर भी ऑलमोस्ट हम्म, हो गया है। फिर मैं 4 और 5th ही कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, थर्ड तो उसमें पेपर उसमें हम लोग का मतलब, मैम उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उसमें 4 है कौन 5 है। लिखा होगा बेटा उसमें, जो पहले आता है इसमें ना 4 और 5 ऑप्शन। दोनों, 4 और 5 दोनों लिखा मैम ये हुआ है। कहते, बेटा वो टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है। कई आर्ट्स पहले आ जाते हैं। मैं बता दूंगी आप लोगों को। 4 और 5 मैम जो हमारे पेपर होंगे वो टोटल कितने पेपर होंगे? क्या दीक्षा? मैम जो टोटल जो पेपर होंगे वो 7 होंगे या 5 होंगे? 5 होंगे बेटा। फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में 5 होंगे। सेकंड ईयर में 7 होते हैं। ठीक है, ओके मैम। हम्म। मैम हाँ बेटा। एग्जाम डेट वही रह गया कि चेंज भी होगा? अभी तक तो बेटा कोई मुझे डेट कंफर्म नहीं है, जो लिखी हुई आप लोगों को बताई है उसमें वही होगी। ठीक है। मैम थ्योरी एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होगा या उसके बाद होगा? थ्योरी एग्जाम होने के बाद प्रैक्टिकल होगा, तो 1 2 दिन में ही हो जाते हैं प्रैक्टिकल। मतलब कि 2 3 दिन के गैप के बाद या 2 दिन के गैप के बाद इस तरह से हो जाते हैं। ओके मैम। मैम लगभग कितने दिन में एग्जाम हम लोग का क्लियर हो जाएगा? तो बेटा वो तो डेट शीट आने के भी ऊपर होती है, वैसे 15 दिन के अंदर एग्जाम क्लियर मतलब कि हो जाते हैं। जी। ठीक है। मैम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों? हाँ बेटा हो जाएंगे, 15 16 दिन लग सकते हैं, 20 दिन तो लगा के ही चल लो हम। ये नहीं तो हो जाते हैं, 15 दिन में हो जाएंगे या 20 दिन में हो जाएंगे आराम से आप लोगों के। मैम मॉर्निंग शिफ्ट होगी या फिर आफ्टरनून एग्जाम? बेटा वो अभी यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी ना, अभी मैं कैसे कह दूं कि मॉर्निंग, वैसे तो मॉर्निंग भी हो सकती है और इवनिंग भी हो सकती है। ठीक है ना। वैसे ऑल मोस्टली पिछली बार जैसे हम ये कहें कि इवनिंग की शिफ्ट थी, और कई बार मॉर्निंग की शिफ्ट आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो किस तरह से मैनेज करती है इन चीजों को।
अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं जी मॉर्निंग की होगी, वो डिपेंड करता उनके ऊपर। पिछली बार तो इवनिंग की थी। पीसी आराम से अपनी तैयारी करके आओगे, आराम से तैयार होके आओगे, पीसी पीसी में रहोगे तो आराम से यहाँ तक पहुंच जाओगे कॉलेज, अपनी तैयारी कर पाओगे अच्छी तरह से। अगर इवनिंग के होते हैं तो 1 बजे पेपर शुरू होता है, 2 बजे होता था पहले, तो 2 से 5, 1:30 से 4:30, इस तरह से। ओके।